नमस्ते बच्चों, 8th कक्षा के इस हिंदी क्लास में आप सभी छात्र और छात्राओं को मैं महेश टी पतंगे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम व्याकरण भाग पढ़ने जा रहे हैं। आपके पेज नंबर आप सभी अपने अपने किताब निकालिए, जिसमें पेज नंबर 15 और 16 पर आपको भाषा ज्ञान 1 बोलकर दिया है। भाषा ज्ञान यानी व्याकरण का एक भाग होता है भाषा ज्ञान, जिसमें भाषा ज्ञान 1 क्या है, आपको संज्ञा है। क्या है? संज्ञा है। संज्ञा, इसको हमें पढ़ना है। तो यहाँ पर आपके पेज नंबर 15 और 16 पर संज्ञा के बारे में भाषा ज्ञान दिया है। उसका हम सविस्तार जानकारी आज हम पाने वाले हैं। तो इस नए ग्रामर के टॉपिक के साथ हम कक्षा का प्रारंभ करेंगे। तो यहाँ पर संज्ञा को अंग्रेजी में नाउन कहा जाता है, जिसका शब्दशः अर्थ क्या होता है? नाम होता है। हिंदी में उसका शब्दशः अर्थ क्या होता है बच्चों? नाम होता है। अंग्रेजी में उसे क्या कहते हैं? नाउन भी कहते हैं। तो टोटल आपको 8वीं कक्षा में 8 भाषा ज्ञान है। कितने हैं? 8 भाषा ज्ञान है, जिसमें पहला भाषा ज्ञान आपको संज्ञा है। तो बाद में अभी 7 भाषा ज्ञान रहते हैं, हम आगे के कक्षा में पढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहला भाषा ज्ञान कौन सा है बच्चों? आपको संज्ञा, जो पेज नंबर 15 और 16 पर है, उसे देखते हुए आइए। तो सबसे पहले हम संज्ञा का अर्थ जानेंगे। क्या है यहाँ पर अर्थ? आपके किताब में भी दिया है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भाव के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पर और एक वाक्य दिया है, जिसमें ये अथवा ये दोनों भी आप इसको लिख सकते हैं। और एक डेफिनेशन क्या दिया है? किसी व्यक्ति, पशु, पक्षी, वस्तु, स्थान, गुण, भाव या अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी ये जो भी बोध होते हैं, कहीं पर भी जो भी जिस वाक्य में भी ये बोध होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? संज्ञा। वहां पर क्या होना चाहिए? किसी व्यक्ति का नाम होना चाहिए, किसी पशु पक्षी का नाम होना चाहिए, किसी वस्तु का नाम होना चाहिए, किसी स्थान का नाम होना चाहिए, या किसी वस्तु के या आदमी के गुण भाव होने चाहिए, या उसकी अवस्था होनी चाहिए। ये सब जहां भी मिलकर आए वाक्य में, हम उसे क्या कहते हैं बच्चों? संज्ञा कहते हैं। अब उदाहरण के लिए यहाँ पर मैंने उदाहरण लिखा है, आप नोट्स करते जाइएगा तो आसानी होगी। यहाँ पर महेश, गाय, कबूतर, कलम, भालकी, अच्छाई, बुराई, बचपन, कुछ शब्द मैंने उदाहरण में लिखे हैं यहाँ पर। अब आपको ये समझ में नहीं आएंगे, तो यहाँ पर वाक्य के हिसाब से मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पर किसी व्यक्ति का नाम आ रहे हैं। महेश क्या है? एक व्यक्ति का नाम है, तो वो संज्ञा में आ जाता है। गाय एक पशु का नाम है, गाय पशु है ना, तो वो भी संज्ञा में आ जाता है। कबूतर एक पक्षी का नाम है, वो भी संज्ञा में आ जाता है। वो कलम क्या है? वस्तु है, ये भी संज्ञा में आ जाता है। भालकी, बिदर, भारत, ये सब क्या है? स्थान है, स्थान के नाम है। तो स्थानों के नाम जो भी है, देशों के नाम या शहरों के नाम या गांव के नाम जो भी है, वो किस में आ जाते हैं? स्थान में आ जाते हैं। अब अच्छाई, बुराई, एक इंसान है तो उसमें अच्छाई भी रहती है, बुराई भी रहती है। तो अच्छाई बुराई क्या है? इंसान के भाव गुण है। क्या है? उसके भाव और गुण है। अच्छाई, इंसान अच्छा है तो अच्छा बोलते हैं, इंसान बुरा है तो बुरा है, ये दोनों उसके भाव और गुण है। अवस्था, बचपन, बुढ़ापा, जवानी, ये क्या है? अवस्था है। अमीरी, गरीबी, ये सब क्या है? अवस्थाएं है। तो ये इसमें आ जाते हैं इत्यादि। ये सब एक वाक्य में अगर बोध होते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब समझ में आया बच्चों? फिर से एक बार बता रहा हूं। किसी व्यक्ति का नाम आना, किसी पशु पक्षी का नाम आना, वस्तु का नाम आना, स्थान का नाम आना, गुण भाव का नाम आना, अवस्था का नाम आना, इसे हम संज्ञा कहते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। उदाहरण समझ में आया होगा आपको। अब आगे हम बढ़ते हैं। संज्ञा के प्रकार कितने हैं बच्चों? संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? 5। अब यहाँ पर संज्ञा के प्रकार या प्रकार का और एक अर्थ में भेद भी कहा जाता है। प्रकार या भेद, आपको क्वेश्चन पूछ सकता है संज्ञा के प्रकार कितने हैं, लिखिए। तब एक सबसे पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। फिर से एक बार बताऊं। व्यक्तिवाचक संज्ञा,
जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। 5 क्या है बच्चों? संज्ञा के प्रकार है। अब हमने इस अर्थ संज्ञा का अर्थ जान लिया, उदाहरण जान लिया, संज्ञा के प्रकार जान लिए। अब हम एक एक कर इसके अर्थ और उदाहरण जानेंगे आगे के इसमें। अब हमने संज्ञा का अर्थ, उसके प्रकार देख लिए। अब एक एक कर हम संज्ञा के एक एक प्रकार के अर्थ और उसके कुछ उदाहरण देखकर आपको समझाने का प्रयत्न करूंगा। सबसे पहले हम संज्ञा के प्रकार कितने बच्चों? 5 है। कौन कौन से हैं? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। तो सबसे पहले हम लेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो यहाँ पर आप नोट कर लिए। यहाँ पर अर्थ देखिए, जिस संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान के नाम का बोध होता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। फिर से एक बार पढ़ रहा हूं मैं। जिस संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान के नाम का बोध होता है, बोध का मतलब होता है माहिती, इंफॉर्मेशन, माहिती या बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिसमें किसी विशेष व्यक्ति का नाम हो, जैसे रामायण, महाभारत विशेष काव्य नाम है, भारत एक विशेष देश है, भारत दुनिया में एक ही है, 2 देश नहीं है, तो विशेष हो गया। अब सचिन नाम है, अगर हम उसके सामने तेंदुलकर लगा देंगे तो विशेष हो जाएगा, सचिन तेंदुलकर, जो दुनिया में और दूसरा नाम नहीं है। तो ऐसे विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान के नाम का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। कुछ उदाहरणों के साथ जानेंगे हम। सबसे पहला उदाहरण, यहाँ पर एक वाक्य लिखा है मैंने, इसमें आपको संज्ञा पहचानना कैसे होता है। अजय विनोद से मिलने आया, ये वाक्य आपको एग्जाम में आया। अजय विनोद से मिलने आया, ये वाक्य आपको एग्जाम में आया। आपको एग्जाम में क्वेश्चन देता है, इस वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा को रेखांकित कीजिए, यानी अंडरलाइन करना। रेखांकित का मतलब होता है अंडरलाइन करना। छाट कर लिखिए मतलब उसे अलग कर ब्रैकेट में लिखना। रेखांकित का मतलब अंडरलाइन करना, छाट कर लिखिए मतलब अलग कर उसे ब्रैकेट में लिख देना। तो यहाँ पर अलग कर कैसे, यहाँ पर मैं समझाता हूँ आपको। अजय विनोद से मिलने आया, इस वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा को रेखांकित कीजिए। यहाँ पर अजय विनोद, ये क्या है? नाम है, किसी व्यक्ति के नाम है, तो किस में आ जाएंगे? व्यक्तिवाचक में आ जाएंगे। आपने अंडरलाइन कर दिया, आपके मार्क्स मिल गए। तो और एक क्वेश्चन पूछते हैं आपको, अजय विनोद से मिलने आया, इस वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा को छाट कर लिखिए। छाट कर लिखिए बोले तो आप उसको क्या करना है? उसके सामने ऐसा ब्रैकेट डालकर अजय और विनोद ऐसा अलग कर लिखना है। तो आपको वहां पर इस वाक्य में व्यक्तिवाचक क्या है? अजय और विनोद। समझ में आ रहा है बच्चों? ये व्यक्तिवाचक के हो गए। नेक्स्ट, हमारा कुत्ता शेरा बहुत वफादार है। तो यहाँ पर प्राणी का नाम आ रहा है, तो कुत्ता ये प्राणी आता है, तो ये भी क्या हो जाता है? प्राणी यानी व्यक्तिवाचक में ही आ जाता है, जो यहाँ पर मैंने इसको अंडरलाइन किया है। मेज पर कलम है, मेज पर कलम है, ये वस्तु है। कलम क्या है? वस्तु है, तो ये भी किसमें आता है? व्यक्तिवाचक में ही आ जाता है। भाल्की एक नगर का नाम है, या एक नगर का नाम है। भाल्की क्या है बच्चों? स्थान है, तो ये स्थान क्या है? भाल्की व्यक्तिवाचक बन जाएगा। तो यहाँ पर विनोद, अजय, यहाँ पर कुत्ता चेहरा, कलम, भाल्की, ये क्या बन जाते हैं? व्यक्तिवाचक बन जाते हैं। आपके पुस्तक में भी कुछ टेबल दिया है, जिसमें से सभी को मैंने यहाँ पर लिखा है। भोलू, हीरा, कबूतर, भारत, यमुना, हिमालय, हिमालय, दीपक, प्रिया, नित्या आदि, ये सब क्या आते हैं बच्चों? व्यक्तिवाचक में आ जाते हैं। समझ में आया आपको व्यक्तिवाचक किसे कहते हैं? किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, प्राणी का नाम जहां बोध होता है हम उसे व्यक्तिवाचक कहते हैं। आपको करना क्या है, जब पूरा आप ग्रामर लिख देते हैं संज्ञा का, अंत में एक टेबल बना लीजिए जिसमें 5 प्रकारों को लिखकर इसमें व्यक्तिवाचक के जो उदाहरण मैंने दिए हैं इसमें लिखिए। आगे आपको जातिवाचक के उदाहरण देता हूं, इसमें भी ऐड कीजिए, और आगे भाववाचक के इसमें, और समूहवाचक के इसमें, और द्रव्यवाचक के इसमें। सभी आप एक एक में कर जिसका उसका एक एक टेबल बना देंगे तो आपको पढ़ने में आसानी होगी, और आपको उदाहरण पूछेंगे तो आपको लिखने में आसानी होगी। तो आपको व्यक्तिवाचक समझ में आया होगा, आशा करता हूं। अगले पॉइंट जातिवाचक की ओर बढ़ते हैं। बच्चों,
संज्ञा हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हम संज्ञा का प्रकार और पहला प्रकार व्यक्तिवाचक पढ़ चुके हैं। अब जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? नाम से ही बोल रहे, किसी का जाति का बोध हो, जाति यानी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं, जाति यानी पर्टिकुलर एक वर्ग का नाम हो। इसका अर्थ देखते हैं, जिस संज्ञा से उसके पूरे वर्ग या जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। बोध होता है नहीं, माहिती, बोध का मतलब माहिती। फिर से एक बार पढ़ रहा हूं, जातिवाचक संज्ञा जो संज्ञा का दूसरा प्रकार है उसे पढ़ रहे हम। जिस संज्ञा से उसके पूरे वर्ग या जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए, वह भला आदमी है। आदमी एक जाति का नाम है, इंसान, आदमी एक जाति का नाम है। अगर यहाँ पर राम भला आदमी है बोलकर आया तो राम आ रहा है, तो राम वहां पर व्यक्तिवाचक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, आदमी है, तो आदमी एक जाति का नाम है, किसी का नाम नहीं, तो ये जातिवाचक बन जाएगा। नदी में बाढ़ आई, बाढ़ का मतलब जब बारिश ज्यादा होती है, नदी अपने किनारे तोड़कर बहती है, उसे बाढ़ कहते हैं। मालूम होगा ना बाढ़ किसे कहते हैं? नदी अपने किनारे तोड़कर गांव में बहती है ना, उसे बाढ़ कहा जाता है। नदी में बाढ़ आई, नदी में बाढ़ आई, नदी एक जाति का नाम है। अगर मैंने कहा यमुना नदी में बाढ़ आई है, तो यमुना नाम हो गया, तो वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने नाम नहीं, नदी लिया है, नदी एक जाति का नाम है। यहाँ पर थर्ड उदाहरण, तुम किस देश के वासी हो? किस देश के वासी का मतलब नागरिक, तुम किस देश में रहने वाले हो, तो देश क्या हो गया, जाति हो गया। अगर मैंने कहा तुम भारत देश के रहने वाले हो, तो वो व्यक्ति हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। भारत क्या है, व्यक्तिवाचक नाम है। समझ में आ रहा है बच्चों? नगर में एक संत आया, नगर में एक संत आया, नगर और संत दोनों क्या है, एक जाति का नाम है। अगर मैंने कहा भाल्की नगर में कबीरदास आए हैं, तो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक में बदल जाएगा। वहां पर भाल्की स्थान होगा, कबीरदास क्या होगा, व्यक्ति का नाम होगा, तो व्यक्तिवाचक में। यहाँ पर क्या है, नगर और संत दिया है, तो दोनों ये क्या बन जाएंगे, जाति का नाम है। तो आपको प्रश्न पूछेगा, वह भला आदमी है, इस वाक्य में जातिवाचक क्या है, रेखांकित कीजिए या छाट कर लिखिए। अभी मैंने बताया रेखांकित कीजिए नहीं, अंडरलाइन करना, छाट कर लिखिए नहीं, उसे ब्रैकेट में लिखना आगे, आदमी। तो फर्स्ट वाक्य में क्या है, जातिवाचक आदमी है। सेकंड इसमें क्या है, नदी है। तीसरे इसमें क्या है, देश है। चौथे इसमें क्या है, नगर और संत है। प्रश्न दो टाइप से पूछ सकते हैं आपको, छाट कर लिखिए नहीं, उसके आगे ब्रैकेट में लिखना, और अंडरलाइन कीजिए, रेखांकित कीजिए नहीं, अंडरलाइन करना। आपको ऐसा देगा, क्वेश्चन आगे देगा, इस वाक्य में जातिवाचक को अंडरलाइन कीजिए नहीं, आप उसको ऐसा करना है। तो और कुछ उदाहरण जैसे आपके टेक्स्ट बुक में है, पत्नी जातिवाचक है, गांव जातिवाचक है, देश जातिवाचक है, नदी जातिवाचक है, पक्षी, विद्यालय, छात्र, पुस्तक, लोटा, लड़की आदि ये सब क्या है, जातिवाचक में आने वाले संज्ञा है। आपको यहाँ पर ये सब आपको अपने टेबल में, यहाँ पर जैसे मैंने बताया ना, 1 बाय 1 कर आपको टेबल में इसको याद करना है। तो अब आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ पर आगे देखते हैं तीसरा पॉइंट। संज्ञा में हमने अब तक 2 प्रकार के अर्थ और उसके उदाहरण देख चुके हैं। तीसरा प्रकार है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, उसका अर्थ जानेंगे। जिस संज्ञा से भाव, गुण, अवस्था आदि का हमें केवल अनुभव कर सकते हैं, इन्हें देख या छू नहीं सकते, ऐसे संज्ञाओं को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों? फिर से एक बार आपको डेफिनेशन सुनाता हूं। जिस संज्ञा से भाव, गुण, अवस्था आदि का हमें केवल अनुभव कर सकते हैं, इन्हें देख या छू नहीं सकते, ऐसे संज्ञाओं को हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। हम उसे महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते, कितना है उसे बता नहीं सकते। अब ये लड़का बहुत ही अच्छा है, कितना अच्छा है बताओ, वजन कर कर नहीं बता सकते। महसूस कर सकते हम, लेकिन उसे बता नहीं सकते या उसे छू नहीं सकते। ऐसे संज्ञाओं को हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा। उदाहरण के लिए, छात्रों में बड़ा उत्साह था,
छात्रों में यानी स्टूडेंट में रिजल्ट आने वाला था, रिजल्ट के दिन बच्चों में बहुत खुशी थी, उत्साह यानी खुशी थी। अब खुशी कितनी है वजन कर कर बताओ, नहीं बता सकते हम, उसे सिर्फ महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जैसे हवा को हम महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, उसी प्रकार भाववाचक संज्ञा भी उसी प्रकार है, महसूस कर सकते हैं लेकिन देख या छू नहीं सकते। बताओ कितनी खुशी हुई, मुझे बताओ कितने किलो खुशी हुई, नहीं बता सकते, तो उसको उत्साह क्या होगा, भाववाचक संज्ञा होता है। रमेश बहुत अच्छा लड़का है, अभी बताया मैंने, अच्छा लड़का है, कितना अच्छा है हमें नहीं बता सकते, तो ये अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, इंसान है, अच्छा तो रह सकता है, बुरा तो रह सकता है, तो अच्छाई ये इसके भाववाचक संज्ञा है। हमें अपने देश से प्रेम है, हमें अपने भारत देश से प्रेम है, तो कितना प्रेम है, महसूस कर सकते हैं, उसे छू भी नहीं सकते, देख भी नहीं सकते, तो प्रेम क्या बन जाएगा, भाववाचक संज्ञा। यहाँ पर चौथा उदाहरण है बच्चों, रमेश अपने बचपन को याद करता है। रमेश अवस्था, अब ये दोनों क्या हो गए, ये खुशी क्या हो गया, भाव हो गया, अच्छाई बुराई गुण हो गए, और प्रेम भी क्या हो गया, भाव हो गया। अब यहाँ पर अवस्था को बताया जा रहा है। बचपन, इंसान जब पैदा होता है तो बचपन आता है, जवानी आती है, बुढ़ापा आता है, फिर मर जाता है, ये अवस्था रहती है। तो यहाँ पर अवस्था यानी स्थिति, इंसान की स्थिति कैसी है, बचपन बुढ़ापा ये आते रहता है, तो अवस्था कहते हैं उसे। तो यहाँ पर रमेश अपने बचपन को याद करता है, तो इस वाक्य में भाववाचक क्या है, बचपन है, भाववाचक बचपन है। तो यहाँ पर आपको प्रश्न आएगा, छात्रों में बड़ा उत्साह था, इस वाक्य में भाववाचक संज्ञा को अंडरलाइन कीजिए। तो यहाँ पर आपको किसे अंडरलाइन करना है, उत्साह को। और एक प्रश्न आएगा, रमेश बहुत अच्छा लड़का है, इस वाक्य में से भाववाचक संज्ञा को छांट कर लिखिए, यानी यहाँ पर आपको ब्रैकेट में क्या लिखना है, अच्छा। अच्छा क्या है, भाववाचक संज्ञा है। तो यहाँ पर इस प्रकार के प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। तो आपके किताब में यहाँ पर उदाहरण दिया है, चिंता, चिंता करना क्या है, भाववाचक संज्ञा है। घबराहट, मुझे रात को डर लग रहा था, घबराहट लग रहा, कितना घबराहट हो रहा था बता सकते हैं, नहीं, महसूस कर सकते हैं, छू या उसे देख नहीं सकते। अच्छाई बुराई, इंसान के मिठास, स्वीट है, कितना मीठा है, महसूस कर सकते हैं लेकिन बता नहीं सकते। बचपन, मित्रता, प्रेम, दोस्ती, खुशी, सुख, दुख आदि क्या है, हमारे लिए महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, लेकिन जता नहीं सकते, उसे छू नहीं सकते, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसे भी आप उस टेबल में एक के नीचे एक लिख दीजिए। तीसरा हो गया भाववाचक संज्ञा। इसका क्या है, अब संज्ञा के प्रकार में चौथा प्रकार हम देख रहे हैं, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, अर्थ जानेंगे। अर्थ है, जिस संज्ञा से एक ही जाति के व्यक्ति, प्राणी या वस्तुओं के समूह का बोध होता है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। फिर से पढ़ रहा हूं, जिस संज्ञा से एक ही जाति के व्यक्ति, प्राणी या वस्तु के समूह का बोध होता है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी किसी व्यक्ति का समूह हो, किसी प्राणी का समूह हो, किसी वस्तु का समूह हो, समूह यानी ग्रुप, झुंड, तो उसे हम क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए, पीछे से दूसरे दल ने हमला किया, तो यहाँ पर दल एक व्यक्ति है उसमें नहीं, बहुत से, दल बोलने के बाद 10 व्यक्ति हो सकते हैं, 12 व्यक्ति, 15, 20, कितने भी हो सकते हैं, वो एक दल है, तो दल क्या हो गया, समूहवाचक संज्ञा हुआ। सेना देश की रक्षा करती है, सेना, सेना में एक ही सैनिक रहता है, नहीं, बहुत से उसमें बटालियन रहते हैं, बहुत से उसमें ग्रुप रहते हैं, तो सेना देश की रक्षा करती है, तो सेना क्या हो गया, समूहवाचक संज्ञा हो गया। लड़कों की टोली रंग डाल रही है, टोली का मतलब ग्रुप, मंडली, तो यहाँ पर मंडली या टोली में एक व्यक्ति रहता है क्या, नहीं, एक व्यक्ति को मंडली नहीं कह सकते, बहुत से व्यक्ति मिलने के बाद उसे हम मंडली कहते हैं। तो टोली या मंडली क्या होती है, समूहवाचक संज्ञा होती है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, पीछे से दूसरे दल ने हमला किया, इस वाक्य में समूहवाचक को अंडरलाइन कीजिए। समझ में आया आपको अंडरलाइन करना है, छाट कर लिखिए, यानी उसे आगे ब्रैकेट में दल बोलकर लिख दिया।
तो ये आपको प्रश्न आ सकते हैं। तो यहाँ पर आपके टेबल में याद कर लीजिएगा, सेना समूहवाचक है, दल समूहवाचक है, झुंड समूहवाचक है, गण ये भी समूहवाचक है, गुच्छा, मेला, मेले में एक दो लोग नहीं रहते, बहुत से लोग रहते हैं, उस मेले को सभा, बंडल, अब नोटों का बंडल है, नोट यानी एक होता है, नोटों का बंडल तो बहुत हो गए, तो समूहवाचक में आ जाता है। इस प्रकार से जो भी व्यक्ति हो, प्राणी हो, वस्तु हो, एक से अधिक संख्या में आते हैं तो उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पर आज के कक्षा में हम 8वीं कक्षा के व्याकरण भाग भाषा ज्ञान 1 में संज्ञा का अर्थ, संज्ञा के 5 प्रकार में हमने 4 प्रकार के अर्थ और उदाहरण जान लिए हैं। आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर कुछ प्रश्न रहे तो मुझे अवश्य पूछेगा। आज की कक्षा में इतना ही, अगली कक्षा में हम इसका अगला भाग लेंगे। ये भाग 1 है, भाग 1 है। अगले भाग में, दूसरा भाग में और इसका आगे स्टडी प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।